तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें हमने बहुत ही मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं। आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। तो हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पिछली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार देख लेते हैं हमने पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा। हमने पार्ट 2 में पढ़ा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? प्रोसेस इन विच मेटल इज़ अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। मतलब कि किसी मेटल को अगर कोई चीज़ ख़राब कर सकती है तो वो है एयर और मॉइस्चर। अगर वही चीज़ आयरन पे हो तो हम उसे रस्टिंग बोलते हैं। और कोरोजन से हम किस तरह से बच सकते हैं? ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने बताया, जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि मैंने पढ़ा था जनरली दीज आर हार्ड एंड लस्ट्रस, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव नो लस्टर। स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा, मैं जनरली बोल के अपने आप को बचा रहा हूँ, और ऐसा ही काम साइंटिस्ट ने भी किया। जनरली आप इसलिए बोल सकते हो और बोलते हो क्योंकि सारे नॉन मेटल्स या मेटल्स ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, सब अलग अलग शो करते हैं। वैसे ही सब नहीं, इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूँ, ताकि जैसे मेटल्स हैं वो जनरली, मतलब कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड लस्टर्स and these are soft and have no luster। फिर हमने पढ़ा generally these are malleable and ductile except zinc। ठीक है। फिर हमने पढ़ा generally these are non malleable and non ductile। फिर हमने पढ़ा generally these are good conductor of heat and electricity। फिर हमने पढ़ा generally these are poor conductor of heat and electricity। ठीक है, except graphite। फिर मैंने आपकी ये वाले डिफरेंसेस छुड़वा दिए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे फिर ये वाले डिफरेंसेस करेंगे। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखे थे, जिसमें पहला था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसमें हमने क्या बोला? मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है जी। हमने कॉपर लिए, ऑक्सीजन लिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसमें मैंने बताया भी था आपको कैसे लर्न करना है। फिर मैंने एक एक्सेप्शन बताया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, मगर जो सॉल्यूबल होते हैं वो अल्कली, अल्कली मतलब बेस फॉर्म करते हैं। जैसे Na2O प्लस H2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो H2O के साथ किया तो इन्होंने NaOH और KOH बना लिया। NaOH और KOH बेसिक बेसिस हैं जो आपको याद करने हैं, और मतलब याद हो जाएंगे आगे चल चल के। फिर हमने पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम को हम O2 रिएक्ट इजीली विथ O2, मतलब कि वो O2 के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम इसको केरोसिन में डाल के रखते हैं। ये ज़रूर से याद करिएगा आप। फिर हमने देखा कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक फॉर्म दी थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन ओपन। मतलब कि जब आप किसी मैग्नीशियम की चीज़ को रखोगे ओपन में, तो अपने ऊपर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक थिन लेयर फॉर्म कर लेती है, जो कि उसके ऑक्साइड की, मतलब मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में हमने पढ़ा कि वो फिर से अपना ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस भी रिलीज कर देगा। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम प्लस H2O करेंगे तो Al2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस उसने H2 गैस रिलीज कर दी। ये भी याद कैसे करना है मैंने आपको बताया था। फिर हमने पढ़ा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस पढ़े कि मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो मैग्नीशियम एक मेटल है, फिर भी वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो मैंने बताया कि वो अपने ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग जमा कर लेता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और H2O में भी ऑक्सीजन होता है, तो वो अपने ऊपर ऑक्सीजन मतलब मेटल ऑक्साइड की लेयर तैयार कर लेता है, जो कि इनसॉल्यूबल होती है। सो जब वाटर में वो सॉल्यूबल ही नहीं होगी तो रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी तो रिएक्शन होगा कैसे? ठीक है। फिर हमने पढ़ा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन डो नॉट रिएक्ट विद H2 बट रिएक्ट विद स्टीम। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है बस ऐसे ही। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए छोड़ देते हैं। वैसे पढ़ लीजिए कि एज इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड इफ़ रिएक्ट विद स्टीम, मतलब वो स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है और हाईली रिएक्टिव होता है स्टीम के साथ। फिर मैंने बोला रिएक्शन विद एसिड, तो क्या होता है कि जब वो मेटल डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब कि जिस एसिड में पानी वानी मिला दिया, कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट,
मेटल डाइल्यूट एसिड की तरह जब रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन। एक होता है फ्रेंड्स बेस, एक होता है एसिड, एक होता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मतलब मान लो आपकी प्रेसिपिटेट फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, मतलब आप ये दोनों मिलाओगे तो लास्ट में उसके बीकर के नीचे एक पाउडर्ड फॉर्म कलेक्ट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे ये। जैसे मैग्नीशियम के साथ आपने HCl मिलाया तो आपको पता है सॉल्ट क्या होता है मैग्नीशियम का, MgCl2 प्लस आपको पता है हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब आप इसको बैलेंस कर लो, मैंने सिखाया था। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl एंड H2SO4 बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है जी, एक आपको ये याद करना है। फिर आपको ये बहुत ज़रूरी है, एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि 3:1 रेशियो में कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड। मतलब अगर 40 ml होगा तो 30 ml HCl और 10 ml HNO3। फिर हमने पढ़ा था रिएक्शन विद बेस, सेम चीज़ होगी। बेस के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम प्लस NaOH गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको याद नहीं हो रहा तो आप सीधा ऐसे लिख के आओगे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आज हम पढ़ने वाले थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें आपको मेटल जितना लर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादातर रिएक्ट ही नहीं करते। फिर देखिए हमने पहले पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इसमें भी पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें सेम चीज़ होगी, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब सल्फर एक नॉन मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और SO2 प्रोड्यूस कर दिया जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो भैया आप बोलोगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटालिक ऑक्साइड है, कौन सा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, मतलब कि आप उसमें pH उसका चेक करोगे तो 7 से ज़्यादा होगा, और लेकिन ये एसिडिक होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। SO2 एसिडिक है तो इसका pH जो होता है वो 7 से कम होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिएक्शन विद H2O वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद H2O, ईजी हो गया, रिएक्शन कम हो गई। रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एक और कम हो गई। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, मतलब फ्रेंड जब कोई चीज़ एसिड से रिएक्ट करती है तो वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देती है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा एक होता है एटम, हर चीज़ छोटी छोटी एटम से बनी हुई है। सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ इस दुनिया में है एटम। ठीक है, मान लो ये पेपर है, इसका एक छोटा सा एटम, ये सब एटम से बनी हुई है। सारी चीज़ें छोटे छोटे एटम से बनी हैं जो कि आपको आंखों से, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करने पड़ेंगे, हाईली माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए एक सल्फ़र का एटम है। सल्फ़र का एटम हमने लिया, मान लिया ये रहा सल्फ़र का एटम। ये बड़ा होता नहीं है इतना, मैंने बनाया है कि आपको समझ आए। फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है न्यूक्लियस, जो कि मान लो आप इसको पावर देती है, सारी पावर इसकी इसके अंदर रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में और सारा पॉजिटिव चार्ज, दो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉन में, एटम में इलेक्ट्रॉन और आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज। मैंने हर चीज़ों में बोला था आपको पिछले चैप्टर में भी कि उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो उस पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी चीज़ों में बाकी जगह नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे होता है, जैसे आप सल्फ़र का देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 16। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही हर एटम, हर एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर दिया है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। आप डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट नहीं करता, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने ये बोला आपसे कि एसिड से जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र में क्या हुआ, इसके एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बटेंगे कैसे, 3 शेल बनेगी, KLMN, N भी होता है लेकिन इसका KLM में ही काम हो जाएगा। तो मान लो ये रहा आपका न्यूक्लियस, इसके ऑर्बिट होते हैं, ये मान लो आपने बनाया K, ये रहा आपका L, और एक और मान लो ये रहा M। ठीक है, 3 शेल बना लिए, KLM। ये आप सीखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों बांटा। ठीक है, बाद में सीखना, अभी आपको बस समझा रहा हूँ मैं। तो मान लो K में ऐसा आता है कि K में 2 होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। L में 8 इलेक्ट्रॉन आप इसमें बना दो, जैसे मैंने इसमें बनाया।
फिर कितने हो गए, 2 8 10, 10 हो गए। अब 6 बचे, क्योंकि 16 होता है तो 6 आपने बाहर डाल दिया, ठीक है। अब जो ये होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अब एक इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, बोलेंगे तू भैया हमारे साथ ही रह, ठीक है। ये जाने ही नहीं देंगे, इसलिए ये नॉन मेटल, जो कि एक सल्फर नॉन मेटल है, वो रिएक्ट नहीं करता। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो मेटल का, जैसे सोडियम है। सोडियम में होते हैं 11, एटॉमिक नंबर 11। तो मान लो ये मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया, ये मैंने बनाया के शेल, ये मैंने बनाया एल शेल। के में कितने आ गए, 2, और इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मैंने बनाया एम शेल। अब 2 और 8 10 हो गए और एक बचा। अब ये बेचारा अकेला क्या करेगा, तो ये बोलेंगे कि तू जा भाई, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैंने बताया था। फिर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं रिएक्शन विद बेस। अगर ये पूछ लेता है कि नॉन मेटल रिएक्शन विद बेस बताओ आप ये बोलोगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जब कोई नॉन मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। बस आप इतना लिख के आ जाना, आपको टीचर इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर लिया। तो एक बार फिर से डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो हमने यही चीज़ें देखी थी, तो आप इसके ये 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मैंने बताया आपको। इन दोनों के बाद डिफरेंस कैसे करेंगे, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है वो बेसिक होता है, मतलब इसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉन मेटल भी रिएक्ट करता है, सल्फर वाला एग्जांपल लिया था, S+O2 गिव्स SO2, ठीक है। तो इसने बोला था दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक, ठीक है। SO2 जो होता है वो एसिडिक होता है, फाइन। हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अपन देखते हैं ये वाला कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, Mg + HCl गिव्स MgCl2 + हाइड्रोजन। ये आपका सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, ये एसिड हो गया, ये आपका मेटल हो गया। फिर हमने देखा नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं देते। सल्फर वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें मैंने सोडियम वाला दिया था कि सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे आखिरी वाली शेल में, तो वो ईजिली दे देते हैं। फिर देखा मैंने कि लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सम मेटल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सही है कि ये भी जब किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन नॉन मेटल की केस में क्या होता है, ये भी बेस से रिएक्ट करते हैं मगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके एग्जांपल इसके हमने कितने पॉइंट देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। अगर आपको याद नहीं रह रहे हैं तो आप 5 पॉइंट्स एटलीस्ट याद करें, 6 पॉइंट्स कर लीजिए एटलीस्ट याद, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर या 3 नंबर पे ही आएगा। फिर हमने ये देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स देख लिया, डिफरेंसेस देख लिए दोनों के बीच में। हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस reactive metal from their compound in equation aqueous solution। aqueous solution क्या हो गया, एक वाटर में मिला हुआ सॉल्यूशन आप समझ लो। जिस कंपाउंड में मान लो इसमें वाटर है बहुत सारा और आपने इसी में कंपाउंड मिला दिया कोई, तो ये aqueous solution हो गया उस कंपाउंड का। ये जैसे मान लो आप कभी सबसे आगे वाली सीट पे बैठते हो, ठीक है, और कोई एकदम से पावरफुल बंदा आया, मतलब तगड़ा बंदा आया, उसने आपको क्या किया, आपको मार पीट के भगा दिया, पीछे बैठो जा, और वो आगे बैठ गया। तो इसने क्या किया, ये आपसे ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने आपको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और वो आपकी जगह आके बैठ गया। वैसे ही जैसे मान लो एक होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 सल्फेट होता है, और Cu कॉपर, ठीक है। तो CuSO4 प्लस जिंक, Zn जिंक गिव ZnSO4 प्लस Cu। मतलब कि एक सीट बनी हुई थी CuSO4 की, जिसमें Cu बैठा हुआ था, लेकिन जिंक आया, उसने Cu को भगा दिया कि तू जा अकेले बैठ, और Zn बैठ गया, तो ZnSO4 Cu से। तो इसमें हमने क्या सीखा कि ZnSO4 ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, ठीक है। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बस
एक ये एग्जांपल याद कर लेना अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, बहुत ईजी सा है। वैसे ही पीबी क्या होता है, लेड एक और मेटल होता है, लेड प्लस CuCl2, मतलब ये भी एक कॉपर का एक कंपाउंड है CuCl2, ये क्लोरीन है, Cl क्लोरीन, और ये कॉपर। तो इसने भी सेम काम किया, जिंक वाला Cu को फिर भगा दिया और Cu की जगह आके बैठ गया PbCl2। ठीक है, तो ये भी सीखा है कि Pb इज मोर रिएक्टिव देन Cu, मतलब जिंक और Pb, मतलब जिंक और लेड दोनों Cu से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर एक और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक सीट पे बैठे हुए हो और बगल वाली सीट पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, तो उसने बोला कि तू आके मेरी सीट पे बैठ जा और मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूँ। मतलब कि इसमें दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, लेकिन इसमें उसने भगा दिया था उसको कि जा तू अकेले कहीं और बैठ। इसमें क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर्स बिटवीन टू कंपाउंड, मतलब इन दोनों आपसी रजामंदी से, जैसे एक है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जैसे ये कॉपर क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम यम मतलब मेटल, सोडियम मेटल है ही। तो बेरियम ने बोला तू मेरी सीट पे आ जा, सोडियम ने बोला तू मेरी सीट पे आ जा, तो Ba और Na ने चेंज कर लिया BaSO4 प्लस NaCl2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लेना, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद कर लेना, बहुत इजी सा एग्जांपल है। आपको अभी जो 8th ऐसी क्लास है जिसमें सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, और बाद में आपको सारी चीज़ें ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ दिलवा देंगे हम कि आपको बाद में सारी चीज़ें एकदम से समझ में आने लग जाएगी। जैसे 9th में 10th में भी हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आपको ये एज अ फैक्ट याद करते रहना है। फिर हम देखते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मतलब कि मैंने आपको बोला था कि एक मेटल हार्ड होता है, एक मेटल बहुत ही डक्टाइल होता है, एक मेटल बहुत ही मेलेबल होता है, और अगर इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो एक ऐसी चीज़ बनेगी जो कि डक्टाइल भी होगी, हार्ड भी होगी और मेलेबल भी होगी। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आप मान लो 11 टीम की, जैसे 11 बंदों की क्रिकेट की टीम होती है, आप 11 के 11 बैट्समैन थोड़ी ले लोगे, या 11 के 11 बॉलर थोड़ी ले लोगे। आपको कुछ अच्छे बैट्समैन भी रखने हैं, कुछ अच्छे बॉलर भी रखने हैं, एक विकेट कीपर भी रखना है। तो जो ये तैयार हुई टीम, इसको हम बोलेंगे अलॉय, जिसमें जिसमें 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल भी मिला सकते हो आप, क्योंकि नॉन मेटल में भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेटल या नॉन मेटल जिस चीज़ को मिला के जो कंपाउंड बने उसे हम बोलेंगे अलॉय। ये क्यों करते हैं, डन टू इन्हेंस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इन्हेंस करने के लिए मतलब अच्छी करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को। आयरन के कौन कौन से अलॉय होते हैं, स्टील, जो स्टील होता है ना, और जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये आयरन का अलॉय होता है। मतलब आयरन में जब हम कार्बन मिला देंगे तो वो स्टील और स्टेनलेस स्टील बन जाता है, मतलब ये ज़्यादा यूज़फुल है। फिर जिंक का कौन सा होता है, ब्रास और ब्रॉन्ज मेटल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, आपको पता होगा, मिलते हैं सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज, तो यही वही ब्रॉन्ज है। याद कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो आयरन वाला है तो कर लो। और इसके 2 टाइप होते हैं, फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय। फेरस अलॉय क्या होता है, कंटेन आयरन एज बेस मेटल, मतलब कि जो ये आयरन है ना, इसमें आयरन प्लस कार्बन, मतलब जो स्टेनलेस स्टील है इसमें आयरन बेस मेटल है, मतलब आयरन ज़्यादा होगा। मान लो 70:30 का रेशियो रहता है, मतलब 70% आयरन और 30% कार्बन। तो जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब ये आयरन जो है, तो इसको हम बोलेंगे कि बेस मेटल है, बेस। तो जिसमें आयरन होगा बेस मेटल, वो होता है फेरस अलॉय। फेरस, हम आयरन को फेरस भी बोलते हैं, Fe से डिनोट भी करते हैं। नॉन फेरस अलॉय क्या होता है, डज नॉट कंटेन आयरन एज अ बेस मेटल, मतलब जैसे हो गया ब्रास और ब्रॉन्ज, मतलब हम जिंक के साथ कुछ और चीज़ मिलाते होंगे जैसे कि ब्रास बनता है, लेकिन आयरन नहीं मिलाते। इसमें बेस मेटल क्या है, जिंक। ठीक है, फेरस और नॉन फेरस अलॉय हो गया। फिर अब आ जाते हैं यूजेस पे। ये हम बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको हम, बहुत ज़्यादा ही लंबी होगी। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको, ज़रूर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे हम। इसमें देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने इंट्रो कंप्लीट कर लिया, मेटल्स कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल कर लिया, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नॉन मेटल कर लिया, ये पूरे चीज़ें कर ली, डिफरेंस कर लिया हमने। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, हम यूजेस करेंगे मेटल और नॉन मेटल के, और कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, और बाकी मैं आपको क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिंक दे दूंगा अपने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो ज़रूर से कर लीजिए। मैंने जितना पढ़ा है वो कर लीजिए,
बस आप टॉप करने को आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। पसंद आया तो लाइक करो, वरना कमेंट में बताओ कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक यू, गुड लक।